गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर का लॉ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। ये सूत्र संबंधित है किससे? तो आई होप सभी जानते होंगे। 12 पूछा गया क्वेश्चन है, सेक्शन 123। तो सेक्शन 123 शब्द विस्तृत अर्थ वाला है और यह धारा किसी दस्तावेज को पेश करने और न्याय करने का विवेकाधिकार विभाग के अध्यक्ष को देती है। यह धारा लोक कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान देती है। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में निर्णित किया गया था कि धारा 123 तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसमें दस्तावेज प्रकाशित अभिलेख हो, दस्तावेज राज्य क्रियाकलाप से संबंधित हो तथा भारतीय इसे विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति पर ही साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 23, ऑप्शन नंबर बी धारा 27 या फिर ऑप्शन नंबर डी सी 53 या फिर डी 133। तो आई होप सभी जानते होंगे ये 23 है जो कि सिविल मामलों से संबंधित है। इसे पूछा है आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, यानी कि जो सिविल मामलों से है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अवीक्षा शब्दावली से क्या अभिप्राय है? तो न्यायालय द्वारा दिया गया नोटिस होता है। तो न्यायिक अवीक्षा का तात्पर्य है कि किसी तथ्य के बारे में यह अवधारणा की जाती है कि न्यायालय उसे जानता है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी भी किसी साक्ष्य से कम नहीं है। धारा 56 के अनुसार जिन तथ्यों की न्यायालय न्याय अवीक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, मतलब उन्हें वह साबित हुआ मान सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है? तो ये है 30 ईयर्स, यानी 30 वर्ष पुराने डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्य की अवधारणा आधारित है किस पर? तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं में प्रकृति की विधि पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के प्रावधान के अनुसार साबित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए 65C, 65B, 65A या फिर 65C। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 65B है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान बताती है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। तो क्या है ये? दस्तावेजी साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो स्मृति ताजा करना 159 में गलत है, पहचान कार्रवाई भी सेक्शन 9 में है, स्वीकृति 17 में। तो ये सारे ही गलत है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। यह सूत्र इनमें कि लिखित दस्तावेजों को लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा में दिया गया है? तो धारा 91, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणित कर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं क्या है? विवादक तथ्य है, सुसंगत है, साबित तथ्य है। तो ये सुसंगत तथ्य है अकॉर्डिंग टू 47A सेक्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1875 की धारा 85A के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किस प्रकार के करार की अवधारणा की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए लिखित करार, ऑप्शन नंबर बी मौखिक करार या फिर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक करार या फिर ऑप्शन नंबर डी जिसमें से कोई नहीं। तो 85 बताता है हमें इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में। देश मृत्यु की अवधारणा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113B में लिखित है को जोड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी 1986 के अमेंडमेंट द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा तो 32(2) के अंतर्गत है और 32(1) मृत्युकालिक कथन या मृत्यु कारण के बारे में बताता है। कारोबार के अनुक्रम में हमने देख लिया है। 3 बताता है करने वाले हित में कथन है, जो करने वाला है उसके हित में। और इसका 4 बताता है लोकाधिकार या रूढ़ी के बारे में और 5 बताता है नातेदारी या कौटुंबिक बातों के बारे में। 6 बताता है मृत व्यक्तियों के बारे में और 7 बताता है दस्तावेजों में रूढ़ी या प्रथा के बारे में कथन और 8 बताता है कई व्यक्ति द्वारा भावनाएं अभिव्यक्त करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में उस विषय से संबंधित प्रश्न जो कि वाद्य कार्रवाई में सुसंगत नहीं है पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो कि वाद्य कार्रवाई में सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया?
प्रोबेट विषयक, नवाधिकरण विषयक, दिवाला विषयक, तो इन तीनों का तो किया गया है, राजस्व विषयक का नहीं किया गया है। कौशल राव बनाम बम्बई राज्य या ईयर 1958 का बात संबंधित है, तो ये मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। इसमें पकड़ नारायण स्वामी के बाद भी ये स्पष्ट किया था कि जो मृत्युकालिक कथन है ये कौशल राव से संबंधित है, और पगला नारायण स्वामी ने कहा था कि मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि आवश्यक नहीं है। इसी मत की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने कौशल राव के बाद में की थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है तो किसका? प्रतिजन्य साक्ष्य का, जबकि मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य उसमें है। प्रश्न ये है कि क्या ए का बलात्संग किया गया? यह तथ्य कि उसने बिना शिकायत किए कहा कि उसके साथ बलात्संग हुआ है, कैसा है? सुसंगत आचरण के रूप में, ग्राह्य आचरण के रूप में, या आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह आचरण के रूप में सुसंगत नहीं, मतलब उसे परिवाद कर कहना होगा, बिना परिवाद किए नहीं। जहाँ की कोई मूल दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है, या हर एक मूल उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, हर एक प्रत्येक साक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर एक मूल उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिससे साक्ष्य देने के लिए उसे विवश किया जा सकता है। संबंधित किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 में। ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, ये हम देख ही चुके हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है तो साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित, संशोधित तीनों है। ठीक। किस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी क्या होंगे? सक्षम साक्षी होंगे, अक्षम होंगे? तो ये सक्षम साक्षी होंगे। अब सीपीसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायाधीन विषय रेस सब जुडिस शब्दावली से क्या विपरीत है? तो ये वाद का रोक दिए जाने से संबंधित है, रेस सब जुडिस। ठीक है, यानी वाद को रोक देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस आधार पर की जा सकती है? तो विधि के सावन प्रश्न पर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निष्पादन के लिए आवेदन नहीं कर सकता? तो निर्णीत ऋणी। धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए निर्देश के लिए आवेदन कर सकता है। ये एक दावे का कथन है कि एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाद पत्र। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 42 में क्या उपबंध है? तो यह अपीलेट डिक्रियों की अपील के संबंध है 42 में। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्न उपबंधों में से कौन सा उपबंध शपथ से संबंधित है? तो आई होप सभी जानते होंगे, ऑर्डर 19 और ऑर्डर 26 कमीशन 39 अस्थायी आदेश तथा अंतर्वर्ती आदेश है। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अंतर्गत न्यायालय द्वारा वाद हेतु प्रकट न होने के कारण वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है? तो ऑर्डर 7 रूल 11A में। निम्नलिखित में से कितने दिन के पश्चात एक कैविएट प्रवृत्त नहीं होगा? तो ये आफ्टर 90 डेज। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध कहाँ दिया गया है? तो ये 38 ऑर्डर रूल 5 to 13 में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन में निर्दिष्ट पालन या व्यादेश के लिए डिग्री के निष्पादन का प्रावधान है। कहाँ पर? ऑर्डर 22 रूल 32 में। और मिथ्या या तंग करने वाले दावों प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि दे सकता है? तो ये 3000 है 35 में। ठीक। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक गार्दनिशी आदेश दिया जाता है तो निर्णीत ऋणी के ऋणी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुजरा तथा प्रतिदावे से संबंधित है? तो ऑर्डर 8 है। ऑप्शन नंबर बी। और 6 अभियोजन साधारणतः है, 7 वाद पत्र है और 9 न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विधिक प्रतिनिधि 50 में है और अनुरोध पत्र धारा 77 में है, विचाराधीन वाद 11 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ कब से? 1 जुलाई 2002 को। और यदि किसी डिग्री के निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यह प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति पक्ष का प्रतिनिधि है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न को निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाएगा? तो किया जाएगा अपीलीय न्यायालय द्वारा। ठीक। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 94 अनुपूरक कार्यवाही में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है? निष्पादकों की नियुक्ति, जबकि निर्णयपूर्व जब्ती है, निर्णयपूर्व अस्थायी व्यादेश है, कुर्की है, गिरफ्तारी है, और रिसीवर की नियुक्ति है, और अंतर्वर्ती आदेश। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के दिन विदेशी न्यायालय से क्या विपरीत है? तो वह न्यायालय जो भारत के बाहर और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित नहीं किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रयुक्त शब्दावली वादांश संरक्षक से क्या विपरीत है? वह व्यक्ति जो एवज की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है। अब आ जाते हैं टीपीए की इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संपत्ति में समाश्रित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती है। अनिश्चित घटना का घटित होना कैसे हो जाता है? असंभव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा वहाँ लागू नहीं होती है जहाँ अंतरण पट्टे द्वारा हुआ हो। और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नियम में से कौन सी धारा संचयन के लिए निर्देश को बंद करती है? तो यह धारा 17। शाश्वत के विरुद्ध नियम 14 है, निहित हित 19 और 18, लोक फायदे के लिए शाश्वत अंतरण। किसी अचल संपत्ति का कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण जो दी जा चुकी हो, जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, तो वह है विक्रय। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 56 कैसे संबंधित है? तो ये पश्चातवर्ती क्रिया द्वारा क्रमबंधन से। यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह दान कैसा होगा? शून्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 7 उन संपत्तियों पर के अंतरण पर लागू नहीं होता है जो निम्नलिखित के अंतर्गत हो, मुस्लिम विधि के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा पट्टे के पर्यवसान का आधार नहीं है? तो यह पट्टे का पर्यवसान करने की दी गई सूचना की समाप्ति पर, यह इसका आधार नहीं है। ठीक है, सूचना की समाप्ति पर। जबकि कौन कौन से हैं? घटना के घटित होने पर, अभिव्यक्त समर्पण द्वारा, अभ्यर्पण द्वारा विवक्षित, और समयहरण द्वारा। पट्टे के पर्यवसान करने, पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने के आशय के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई सूचना के अवसर पर, न कि सूचना के बीत जाने पर। धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो यह वाद का दुर्विसंधिपूर्ण होना। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो दान केवल कौन सी संपत्ति का हो सकता है? चल संपत्ति का हो सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवृत्त हुआ था 1 जुलाई 1882 को। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 में प्रयुक्त जीवित व्यक्ति शब्दावली में सम्मिलित है कंपनी या व्यक्तियों का संघ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी वैध शर्त नहीं है? तो यह परिवार के बाहर संपत्ति विक्रय न करने की शर्त। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो वह अंतरक का यह प्रस्तुत करना कि वह अंतरण के लिए सक्षम है। एक बंधक सदैव बंधक ही रहता है का अभिप्राय क्या है? तो बंधक सदैव मोचनीय होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 निम्न में से किस प्रकार के दान से संबंधित है? तो यह है जीवित व्यक्ति के बीच दान। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सहकब्जा बंधक ग्रहीता के व्यक्तियों के कर्तव्य को बंद करती है? तो ये करती है धारा 76। 77 है ब्याज के बदले प्राप्तियां। 78 है पूर्विक बंधकदार का मुलतवी होना है। और जबकि अधिकतम 77 है अधिकतम राशि अभिव्यक्त है तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए दायी। तो 79 में 76 है मॉर्गेज बंधक संकल्प बंधक ग्रहीता का दायित्व। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दुर्वरदान का बंद करती है? तो करती है 127। 124 वर्तमान और भावी संपत्ति का दान है। 125 ऐसे किसी व्यक्ति को जिनमें से एक प्रति ग्रहित नहीं करता। जबकि 126 दान निलंबित या प्रति संहत कब किया जा सकेगा ये बताता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 2003 ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से किस धारा में संशोधन किया गया है? तो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है 106 में। ठीक। और अनुयोज्य दावे का अंतरित ऐसे दावे को उन सभी दायित्वों साम्यों की अधीन लेगा जिनके अधीन वह उस दावे के बारे में था, तो अंतरण की तिथि से। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 प्रभावित नहीं करती है किसको? धन संबंधी अधिकारों को।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद का बंद करती है? 13B। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने विवाह विच्छेद के अतिरिक्त स्वीकार्य आधार के रूप में विघटन यानी ब्रेक डाउन प्रिंसिपल की अनुशंसा की थी? तो 71वीं रिपोर्ट में। जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव किया जाता है तो गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लिए जाने वाले बच्चे से आयु में अनिवार्यता ज्येष्ठ होना चाहिए कितना? 21 ईयर। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है लेना तथा देना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? तो मिर्गी अब नहीं है और लिप्रोसी भी हटा दिया गया 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। न्यायालय के निर्णयानुसार हिंदू बालक की 5 वर्ष तक की आयु की अभिरक्षा सामान्यतः होगी किसके पास? बहन के पास। एक विवाह विच्छेद की ज्ञप्ति के विरुद्ध अपील लंबित रहने की अवधि में पक्षकार दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है और उनकी यह अक्षमता संपूर्ण है। एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई प्रथा है रूढ़ी जो प्रवृत्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो। लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ का वाद निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया तो धारा 8 में 12 शून्य का विवाह बताती है और 13 विवाह के 3 वर्ष के अंदर तलाक के लिए याचिका पेश नहीं की जाएगी। 8 बताते हैं हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। 6 बताती है विवाह संरक्षित। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 निम्नलिखित में से किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगाती है? तो शून्य करड़े विवाह की। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 निम्न पारित आदेशों और डिक्रियों की अपील डिक्री आदेश पारित किए जाने कितने दिन में दायर की जाएगी? तो 90 डेज में। तो 28 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक्शन 28 में कितने दिन में अपील दायर की जाएगी? तो ये है 90 डेज। एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है पति। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार अनिवार्य है? तो सप्तपदी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11-12 के अंतर्गत शून्य और शून्य करड़ी विवाह से उत्पन्न संतान मानी जाएगी कैसी? धर्मश, किंतु अपने माता पिता की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं। एक विवाह विच्छेद वाली हिंदू पत्नी भरण पोषण मांगने का अधिकार रखती है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में? तो हिंदू विवाह अधिनियम व दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। सपिंड संबंध से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बहिर्विवाह से। ठीक है। और विवाह विच्छेद का विघटन का सिद्धांत ब्रेक डाउन थ्योरी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में प्रतिबिंबित होती है? तो ये 13(1)(a) में। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पारस्परिक की सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है 1 वर्ष से। और एक निर्वसित मृत्यु को प्राप्त हिंदू स्त्री की संपत्ति न्यागत हो गई प्रथमतः पुत्र और पति को, पुत्र पुत्रियों और पति को। निम्नलिखित मुस्लिम विचारधाराओं में से किसमें मुता विवाह को मान्यता प्राप्त है? तो यह अतना इशरिया विचारधारा में। एक व्यक्ति जिसने निकाह करवाया है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो निकाह का सबूत साक्ष्य दिया जाएगा साक्षी के द्वारा। एक मुस्लिम विधवा इद्दत काल में पुनर्विवाह कर लेती है तो विवाह कैसा होगा? फासिद। ठीक, अकॉर्डिंग टू सुन्नी। अशिया में शून्य। मुस्लिम विवाह में मुशागरत होता है संपत्ति में अविभाजित अंश। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक गर्भस्थ शिशु के पक्ष में एक वैध रूप से वसीयत की जा सकती है यदि वह बच्चा जन्म लेता है तो वसीयत की तिथि से 6 महीने के अंदर। एक वक्फ को बनाने का अर्थ संपत्ति का संपूर्ण समर्पण है किसको? ईश्वर को। शरीयत अधिनियम की धारा अधिनियम 1937 में कितनी धाराएं हैं? तो कुल 6 सेक्शन है। हनफी विधि के अनुसार एक माता एक पुरुष बच्चे की अभिरक्षा की हिजानत की हकदार रहती है 7 ईयर तक यानी 7 वर्ष तक। खियार उल बुल्क का अर्थ है यौनागम का गमन का विकल्प। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 विवाह विघटन के कुछ आधारों को निर्दिष्ट करता है जो उपलब्ध है केवल पत्नी को। ठीक है, क्या क्या है? पति का लापता होना, भरण पोषण में असफलता, कारावास है, वैवाहिक उत्तरदायित्व को पालन में असमर्थता है, पति का नपुंसक होना, पति का पागल होना, युवा अवस्था का विकल्प और क्रूरता का विकल्प। और निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम
और अभी बच्चे को दत्तक लेने की वैधता को मान्यता प्रदान की थी, तो शबनम हाशमी बनाम भारत संघ इम्पोर्टेंट है। एक मुस्लिम पत्नी का मेहर का अधिकार मांगा जा सकता है एक सुरक्षित ऋण के रूप में। मुस्लिम विधि के अंतर्गत इला रूप विवाह विच्छेद को लागू करने के लिए प्रविरति कितना समय है, तो 4 महीने का है। और मुस्लिम विधि में फस्क शब्दावली से अभिप्राय है न्यायिक आज्ञप्ति द्वारा पत्नी की इच्छा पर विवाह विघटन फस्क कहलाता है। ठीक। और मुस्लिम विधि में विवाह के मामले में यदि संरक्षक और अवयस्क के दृष्टिकोण में विवाद है, तब विधि प्राथमिकता देती है किसको? अवयस्क को। एक बीमार व्यक्ति जो कमजोरी के कारण बोलने में असमर्थ है, एक वसीयत करता है और सहमति व्यक्त करता है तथा फिर बोलने की शक्ति को पुनः प्राप्त किए बिना ही मर जाता है, तो ऐसी वसीयत है मान्य। एक पत्नी को लियन के आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है यदि पति पत्नी पर आरोप लगाता है किसका? कि उसने जार कर्म का अपराध किया है। ऐसा प्रकार के तलाक में तलाक प्रभावी होता है इद्दत की अवधि की समाप्ति पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 3 तलाक को 1 तलाक माना जाएगा तथा यह वैध तलाक नहीं होगा? तो ये शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। भारतीय दंड संहिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की एक टुकड़ी रात में गश्त लगाने की ड्यूटी पर है। उन पर 2 अपराधियों ने हमला किया, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और अपराधी संपत्ति लेकर भाग निकलते हैं। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 में किस अपराध के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है? तो लूट के लिए। बलात्संग में पीड़ित का परिचय या नाम उजागर करना भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में दंडनीय अपराध बनाया गया? तो बनाया गया 228A में, 228A में। ठीक। 354 में पीछा करने से संबंधित है, ई सामूहिक बलात्कार से, और 229 जूरी सदस्य से सर के प्रतिरूपण से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लूट को डकैती से भिन्न करता है? तो यह संख्या का। ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने एक चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहां पर बैठा हुआ था और उसने वह हलवा खा लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ ए उत्तरदायी है किसके लिए? सी की हत्या के लिए। ठीक। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड के सिद्धांत से क्या तात्पर्य था? विधि की जानकारी न होना कोई माफी योग्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 का पद 1 में प्रयुक्त शब्दावली गंभीर और अचानक प्रकोपन का भी युवक है एक तथ्य का प्रश्न। सामान्य आशय और समान आशय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाद में विभेद किया गया है? तो महबूब शाह बनाम एम्परर के वाद में। समुचित सरकार एक व्यक्ति की मृत्यु दंड की सजा को किसी अन्य सजा में लागू कर सकती है बिना अभियुक्त की सहमति से। आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता है जबकि कार्य किया जाता है क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर। धारा 81 आवश्यकता के बचाव का प्रतिपादन करती है। इस धारा के अधीन आवश्यकता की प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्न आवश्यकताओं को साबित किया जाना है, जैसे कि ऐसा कार्य किसी ऐसे व्यक्ति के बचाव के लिए, संपत्ति की हानि को रोकने के लिए और क्षति को रोकने के लिए है। ठीक। एक्स जिसने एक आभूषणों की दुकान से गहने चुराए और उसने जेड को तत्कालिक क्षति कारित करने का भय कारित किया, जो कि एक्स को चुराई संपत्ति को ले जाने से रोकने का प्रयास करा था। यहाँ एक्स ने निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? तो वह लूट के लिए। उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया जिन्हें अभी अधिकारों और आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस बाद में? तो नालसा बनाम भारत संघ के बाद में। किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्नलिखित दंड से दंडनीय है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए 354A में। स्वेच्छा तेजाब डालना है, तेजाब डालने का प्रयत्न, तो ये 326A में है। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न में से कौन सा अनुव्रत प्रकृति का अपराध है? तो यह है अपहरण यानी कंटिन्यूस ऑफेंस है। और साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने का अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है, 204 में है। 201 अपराध के विलोपन से है। 202 इत्तला देने के लिए आवश्यक व्यक्ति द्वारा इत्तला का साक्ष्य लोप है। 203 है अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देने से संबंधित है। ठीक। और भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन परिभाषित शब्द संसर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो किसी अपराध के लिए जाने से पूर्व उसको किए जाने के लिए सरल बनाना। और ए जेड की सम्मति के बिना एक कुत्ते को जेड पर झपटने के लिए क्षोभ करने के आशय से भड़काता है, तो यहाँ ए ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने किया है आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक। ए एक पुलिस अधिकारी जेड को संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है
उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। यहाँ ए उत्तरदायी होगा अपराध का, तो संस्कृति उद्यापित करने के लिए स्वेच्छा प्रतिकारित करने का। निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में स्थापन किया गया? तो ये सभी को किया गया था, 376 ए, बी, 166 ए, 166 बी और सी, 354 सी को। निम्नलिखित में से किस अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी की मृत्यु कैद करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गर्भपात कारित करने में। जब एक महिला अपने स्नान गृह में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच ली और उसके फेसबुक पेज पर डाल दी। यहाँ एक्स ने अपराध किया है दृश्य रतिकता यानी वो जिसका। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो क्या नहीं है? आपराधिक मनस्थिति, दोषपूर्ण कार्य या हेतु। ए विकृतचित्तता के प्रभाव में बी को मारने का प्रयत्न करता है, बी स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर आपत्ति कायद कर देता है। यहाँ ए तथा बी दोनों को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अंतर्गत कथन निम्नलिखित किए जाते हैं तो अन्वेषण के दौरान। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 के दिन एक अपराध का संज्ञान किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों का अभिलिखित किया जाना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 में है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आरोपों को जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है 216 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन एक वारंट मामले में जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया विचारण प्रारंभ होता है जब अभियुक्त उपस्थित होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्नलिखित में से किस विचारण में अभियुक्त को दंड के अधीन प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी हैं सेशन विचारण में, सेशन मामलों के विचारण में, वारंट मामलों के विचारण में। ए पर बी को लूटने तथा स्वेच्छा प्रतिकारित करने का आरोप है। क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 232, 392, 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकता है? तो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ कब से? 3 फरवरी 2013 से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संपत्ति कब्जे से संबंधित किसी विवाद को निर्णित किया जाता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार एक अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है 315 में, ठीक है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण किया गया तो प्रथम अनुसूची में। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती है तो अभियुक्त को, ठीक है। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो ये उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न में से किस धारा में जिला न्यायाधीश या उपखंड जिला न्यायाधीश पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कर सकता है? तो 133 में। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में पीड़ितों के उपचार हेतु अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 से जोड़े गए? 357 सी। किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय है तो दूसरा असंज्ञेय है तो सारे मामले को क्या समझा जाएगा? तो सारे मामले को संज्ञेय समझा जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, ये सही है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8, 9, 10, ठीक, तो ये 8, 10, 11 को छोड़कर इसमें बाकी प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं होंगे? तो ये नागालैंड राज्य में नहीं होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक आरोप को लिखा जाएगा न्यायालय की भाषा में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 358 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान न करने पर किस अधिकतम व्यतिक्रम का दंडादेश पारित किया जा सकता है? 30 दिन का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 446 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नलिखित में से किसके समक्ष अपीलीय होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सेशन न्यायालय के समक्ष। यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया उपस्थित हो जाता है तो, और जो आदेश के विरुद्ध कार्य दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उसी प्रकार साक्षी लेगा जैसे समान मामला हो। निम्नलिखित में से कौन सा धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेख आवश्यक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में
उच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय के मृत्युदंडादेश की पुष्टि के निष्पादन के लिए किए जाने से पूर्व करता है। तो